student, this is the fourth video of surface chemistry in which we studied about purification of colloidal soap. जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, colloidal soap की preparation पढ़ चुके हैं और हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं purification. तो फर्स्ट थिंग प्योरिफिकेशन क्या है और इसकी नीड क्यों है. पहली बात तो हमने जो colloidal soap की preparation पढ़ी थी वो लायोफोबिक सोल की पढ़ी थी. आपको याद होगा हमने दो तरीके के सोल पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने लायोफिलिक सोल और एक पढ़ा था हमने लायोफोबिक सोल. लायोफिलिक सोल जो था वो इजीली प्रिपेयर्ड था, वो हम इजीली बना सकते हैं, बट लायोफोबिक सोल बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करनी पड़ती थी जिसमें हमें थोड़े से अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कराना पड़ता था. अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो बाद में उस लायोफोबिक सोल को क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है. तो एक्सेस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उस एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कराने के लिए हमें प्योरिफिकेशन कराना पड़ता है. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिमूव्ड. और कुछ और कोलॉइडल पार्टिकल्स के अलावा क्रिस्टलॉइड्स भी होते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए भी हमें प्योरिफिकेशन टेक्निक अपनानी पड़ती है. तो सबसे पहले हम प्योरिफिकेशन टेक्निक की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहली प्योरिफिकेशन टेक्निक है हमारे पास. इसका मतलब क्या निकला है हमारे पास कि हम प्योरिफिकेशन कराते हैं लायोफोबिक सोल का. तो हमारे पास जो सबसे पहली प्योरिफिकेशन टेक्निक है वो है डायलिसिस. आपने डायलिसिस का नाम वैसे भी सुना होगा. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी डैमेज हो गई होती है उनको प्रॉपरली उनके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस करवाई जाती है. तो डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में हम एक पार्चमेंट पेपर लेते हैं, पार्चमेंट पेपर कह सकते हो या फिर आप एनिमल मेम्ब्रेन कह सकते हो. हमको ये जो डायलिसिस है किस बात पर बेस्ड है, किस टेक्निक पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. आपने पढ़ा था कि जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं लेकिन वो एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से पास नहीं हो सकते क्योंकि उनके पोर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. तो दैट्स वाई हम यहाँ पर इसी टेक्निक का यूज करते हैं कि हम एक पार्चमेंट पेपर लेते हैं. ये एक पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर कह सकते हो या फिर आप इसको एनिमल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर ले सकते हो. इसमें से हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते. इसमें हम ऊपर एक फनल लगाते हैं. यहाँ फनल से हम कोलॉइडल सोल प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर हमारे पास फनल के थ्रू क्या भर गया, कोलॉइडल सोल हो गया. बाहर हम डिस्टिल वाटर लेते हैं. बाहर क्या है, डिस्टिल वाटर. यहां पर मैं एक एग्जिट के लिए तरीका बना रही हूं जहां से हम एग्जिट करा सकें किसकी, क्रिस्टलॉइड्स की या आप कहो इम्प्योरिटीज की. क्या होगा, इस पार्चमेंट पेपर के अंदर जो हमारे पास इम्प्योर कोलॉइडल सोल है, पार्चमेंट पेपर के थ्रू केवल क्रिस्टलॉइड यानी कि ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल, क्रिस्टलॉइड्स जो पार्टिकल होते हैं वो सारे इसमें से रिमूव हो जाएंगे. कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो इसके अंदर ही रहेंगे. इस पार्चमेंट पेपर को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे प्रॉपर डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करा के हम क्या कर लेते हैं, उसका हम कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं. तो बेटा इसमें ये तो प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है कि पार्चमेंट पेपर के थ्रू या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू कोलॉइडल सोल को प्योरिफिकेशन करना. लेकिन अगर मैं इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दूं यानी कि इलेक्ट्रोड्स अरेंज कर दूं या नेगेटिव पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल, इस तरीके से मैं अगर इलेक्ट्रोड लगा देती हूं तो इसी को, यही जो प्रोसेस है ये तेजी से होना शुरू हो जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं. तो इलेक्ट्रोडायलिसिस हमारे पास हो गया क्लियर. आप लोग जो सोचते हो डायलिसिस ब्लड की होती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, ब्लड में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और ब्लड में और क्रिस्टलॉइड्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है. तो आर्चरीज के थ्रू जो हमारे पास वेन्स के थ्रू, आर्चरीज के थ्रू ब्लड आता है उसको क्या करते हैं, पहले उसकी डायलिसिस की जाती है. डायलिसिस से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव करा दी जाती हैं और प्योर ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में दोबारा से आ जाता है. तो ये हमारे पास डायलिसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इम्प्योर कोलॉइडल सोल में से जो क्रिस्टलॉइड और इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम दूर करते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी डायलिसिस. सेकेंड प्रोसेस है डायलिसिस के बाद अल्ट्राफिल्ट्रेशन.
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहा जाता है? वही सिंपल सी बात, जो हमारे पास प्योर फिल्टर पेपर है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए फिल्टर पेपर है, इसके अंदर ये पोर्स हैं। अगर ये पोर्स हमारे बड़े हैं, अगर ये पोर्स बड़े हैं तो इनमें से छोटे छोटे पार्टिकल पास हो जाएंगे, लेकिन अगर ये पोर्स छोटे हुए तो इसमें से पार्टिकल्स पार नहीं हो सकते। तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से फिल्टर पेपर में से कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक, अब अगर मुझे इसे प्योरीफाई करना है तो मुझे इसी फिल्टर पेपर के पोर्स को छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि कोलॉइडल पार्टिकल इससे पार ना हो सके, इसको पास ना कर सके। तो इस फिल्टर पेपर को अगर मुझे इसके पोर्स को छोटा करना है तो मैं क्या करती हूँ कि इसको 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज का जो मिक्सचर होता है इन एल्कोहल और ईथर, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का मिक्सचर लेते हैं, उसको अल्कोहल और ईथर में हम डिप करते हैं, उसमें से डालते हैं, जिससे कि इसके जो पोर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। उसके बाद उस फिल्टर पेपर को हार्डन करने के लिए, हार्डनिंग के लिए हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं, जिससे कि जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं वो छोटे हो जाएं और वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर का काम करने लग जाता है। अब जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर का काम करने लग जाता है तो अब आपके पास बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है जो आप अपने घर में छलनी का यूज करते हो। अगर आपको मोटी छलनी है तो उसमें से ज्यादातर पार्ट नीचे निकल जाएगा, अगर आप छलनी बारीक पोर वाली यूज करोगे तो जितनी भी गंदगी है वो ऊपर रह जाएगी। तो हम एक अल्ट्रा फिल्टर यूज कर रहे हैं जिसके पोर्स बहुत छोटे हैं, और आप ऊपर से अगर इस पर कोलॉइडल सोल्यूशन डालोगे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जो उस फिल्टर पेपर से छोटे पार्ट की हैं, क्रिस्टलॉइड्स की हैं, वो तो उससे पास थ्रू हो जाएगी, गॉन थ्रू हो जाएंगी, बट कोलॉइडल पार्टिकल जो होगा वो उसकी सरफेस पर ही रह जाएगा और उसको हम वापस से स्लाइम के फॉर्म में निकाल लेंगे और बाद में उसे डिस्पर्जन मीडियम के साथ ऐड करा के हम प्रॉपर कोलॉइडल सोल तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड वन इज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। थर्ड वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, उनमें आप किसी भी मिक्सचर को डालते हो और उसको बहुत तेजी से, बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ उसे रोटेट कराया जाता है। बेसिकली जो हमारी मिक्सी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी तो हम बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, नीचे ब्लेड्स होते हैं। ऐसे ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसमें हम कोलॉइडल सोल डालते हैं और उसको बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। जब वो बहुत तेजी से रोटेट होता है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो उसमें ऊपर सॉल्यूशन में बने रहते हैं। हम बाद में उसे क्या करते हैं, उसमें से जो हमारा ऊपर में जो कोलॉइडल पार्टिकल तो है वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है, जो ऊपर हमारा क्रिस्टलॉइड वाला पार्ट है उसे हम डिकेंट ऑफ कर देते हैं, मतलब ऊपर का पार्ट छान देते हैं, नीचे का पार्ट उसमें प्रॉपर कोलॉइड का रह जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इनमें कोई हमारे पास कोई बहुत बड़ा एसएच नहीं है, हमारे पास केवल ये टेक्निक्स है। तो यहाँ पर हमारा प्योरिफिकेशन पार्ट खत्म होता है कि हाउ वी प्योरीफाई द कोलॉइडल सोल, हाउ वी प्योरीफाई द कोलॉइडल सोल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल। देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी है कोलॉइडल सोल की। कोलॉइडल सोल जो होते हैं नंबर 1 हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके थे। केवल 2 को छोड़ दिया जाए, सॉलिड एंड सॉलिड यानी कि सॉलिड सोल, और लिक्विड एंड लिक्विड दैट इज इमल्शन। अगर हम इन 2 को डिसाइड कर दें तो बाकी सारे के सारे कोलॉइडल सोल कैसे होते हैं, हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब होता है उनके पास एक फेज नहीं होती, उनके पास 2 फेज होती हैं। कितनी फेजेस होती हैं? 2। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, इस तरीके से इनके पास 2 फेजेस होती हैं। सेकेंड नेचर इनकी होती है कि दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, दे आर नॉट सेटल डाउन,
ये सेटल डाउन नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं। और ये स्टेबल क्यों होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि दे डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। एनिमल मेम्ब्रेन से पास थ्रू नहीं होते, जबकि दे पासेस थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं, बट ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी तीनों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा ये आपके एक्चुअल में सॉल्यूशन एक चैप्टर है, उस सॉल्यूशन का पार्ट है ये, उसमें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार उन सारी प्रॉपर्टीज के नाम बता रही हूँ। पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, ना कि नेचर पर डिपेंड करें, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हमारे पास आप जब सॉल्यूशन में पढ़ोगे तो हमारे पास कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज depression in freezing point. Fourth one is osmotic pressure. ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज को जब आप पढ़ोगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ते हो, तो इनमें एक बात निकल के आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कम होंगी। तो क्योंकि जो हमारे कोलॉइडल सोल होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो क्योंकि ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, दैट मींस इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? दे हैव लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारे पास, बस मुझे दो चीजें बतानी है। पहली बात तो इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इनका जो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता है, जो हमारे कोलॉइडल सोल होते हैं, जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो हमारे कोलॉइडल सोल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकाला जाता है, न कि इन तीनों मेथड से। मतलब अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो आप इन चारों प्रोसेसेस को यूज कर सकते हो, बट बेसिकली प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, जब हम इन सब को यूज करते हैं तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी होती है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को यूज करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, सो देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज लो। सेकेंड थिंग, their colligative property, their molecular mass is calculated by osmotic pressure method, not by these three method, only by osmotic pressure method। तो ये हमारे पास हो जाती है इसकी colligative property। next one मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हमने दो पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं इसमें ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट,
ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है बेटा, आपने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर आप किसी भी रूम में अंधेरा कर दो और उसमें एक छोटी सी लाइट की वो आ रही हो, या फिर आप सिनेमा हॉल्स में देखते हो, मॉल्स में देखते हो, पिक्चर देखने जाते हो, वहाँ देखते हो कि जो आपके पास लाइट होती है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल क्या एक जगह पे स्टेबल दिखाई देते हैं? नहीं, वो सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट की ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, पहले ये इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। इस प्रॉपर्टी की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पोलन ग्रेन्स को वाटर में डिसॉल्व कराया, पोलन ग्रेन्स को वाटर में डिसॉल्व कराया और उन्होंने देखा कि वो पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल थे वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे थे। क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे थे इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट का डिस्कवरी किया जिसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे। तो ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन क्या बन गई? ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन बनती है द zigzag movement of colloidal particle in each and every direction is known as Brownian मूवमेंट। तो कोलॉइडल पार्टिकल का जिगजैग मोशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कॉज क्या है, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है इसका रीजन क्या है? बेटा देखिए, जो डिस्पर्जन फेज होती है तो एक का डिस्पर्जन मीडियम है ना, तो जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स लगातार उनके पास अपना काइनेटिक मोशन होता है, मतलब उनके पास अपनी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल, तो ये लगातार आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनके सामने जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आएंगे तो ये उनको क्या करेंगे? पुश करेंगे। अब मान लीजिए एक पार्टिकल है, मीडियम में इधर से इसे पुश किया, ये इस डायरेक्शन में चला गया, दूसरे मीडियम के पार्टिकल ने इधर पुश किया, वो इस डायरेक्शन में चला गया, पुश यहाँ से आया तो वो नीचे की ओर चला गया, जब पुश नीचे से आया तो वो ऊपर की ओर चला गया। तो लगातार डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स पर मूवमेंट कराते रहते हैं, एक तरीके से उन पर बम्बार्डमेंट कराते रहते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इसीलिए उनकी जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता, वो जिगजैग मोशन उनका होता है। तो द जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो कॉज क्या है इस बात का? कॉज है द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल हैव काइनेटिक मोशन and bombard on dispersed phase continuously. So dispersed phase particle move from each direction या move from one direction to another direction. तो आप क्या कहोगे इसको? ये हो गया इसका cause. अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, कि ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसका यूज क्या है या इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो बेटा इसका यूज क्या होगा? पहली बात आप लगा लीजिए, अगर कोई पार्टिकल आपस में कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब वो अपने आप में ही मूव करता रहेगा, और जब वो अपने आप मूव करता रहेगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा, तो वो सेटल डाउन नहीं होगा, सेटल डाउन, नॉट सेटल डाउन रहेगा वो, मतलब उसकी सेटलिंग नहीं होगी, और सेटलिंग नहीं है दैट मीन्स वो स्टेबल है। तो हम कोलॉइडल पार्टिकल की जो स्टेबिलिटी है, नंबर 1, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, हम कोलॉइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी को ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल अपोजेस, कोलॉइडल पार्टिकल्स oppose the gravity force, so they
डू नॉट सेटल डाउन। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। मैंने कहा था स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास आगे पॉइंट आएंगे, तो पहला पॉइंट यही है, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट सेटल्ड डाउन। सेकेंड पॉइंट है टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर, मतलब आप जब एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में 6.022 into 10 to the power 23, तो एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी ब्राउनियन मूवमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा ब्राउनियन मूवमेंट कंप्लीट होता है। तो हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड हमारे पास आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बेटा क्या होता है, आपको बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आपने देखा है कि जो आपके पास सिनेमा हॉल्स होते हैं, वहाँ पर आपको पिक्चर जो होती है वो आगे कैसे दिखाई देती है, क्योंकि जो हमारे पास आप देखोगे लाइट जो है वो पीछे से आती है। वो जो लाइट आपको अंधेरे में पीछे से आती हुई दिखाई देती है, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो उनको स्कैटर करते हैं, और स्कैटर करने के बाद वो एक पूरे प्रोजेक्टर के थ्रू हमें दिखाई देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये स्कैटरिंग क्या है। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई कन्वर्जेंट लाइट हो, आप इस तरीके से किसी आर्क से लाइट प्रोड्यूस करा रहे हो, और इस तरीके से वो दो लेंसेज को स्लिट है, ये दो लेंसेज को पार करके आ रही है, और आपके पास ये सॉल्यूशन है, तो ये जो लाइट होगी जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होगी, जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होती है, तो वो ये जो इसका पाथ होता है उस पाथ को ये इल्यूमिनेटेड कर देती है। मतलब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने बीकर में ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है, और एक और बीकर आपने लिया जिसमें आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन लेने के बाद आपने इसमें से एक लाइट पास कराई, तो जो लाइट का पाथ है वो इस ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा, लाइट का पाथ केवल कोलॉइडल सॉल्यूशन में दिखाई देगा। मतलब अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास हो रही है तो वो दिखाई देती है। आप नॉर्मल से भी रात के टाइम पे आपके पास अगर टॉर्च हो, तो अगर आप टॉर्च ऑन कर देते हो तो आपको उस पार्टिकल का जो पाथ होता है बड़ा लंबा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, इट इज़ द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एयर, गैस और डस्ट पार्टिकल। वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उस पूरे रास्ते में लाइट को स्कैटर करते हैं, तो स्कैटरिंग की वजह से वो पाथ क्या हो जाता है, वो पाथ इल्यूमिनेटेड हो जाता है, वो पाथ दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में बी डिफाइंड एज, टिंडल इफेक्ट may be defined as the scattering of light, the scattering of light by colloidal particles, the scattering of light by colloidal particle। ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है टिंडल इफेक्ट। Now we will discuss about application of Tyndall effect। Tyndall effect का यूज क्या है। सबसे पहली बार Tyndall effect यूज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स को काउंट करने में, इसको यूज किया गया कोलॉइडल पार्टिकल्स की काउंटिंग में। कोलॉइडल पार्टिकल्स काउंटेड बाय Tyndall effect, क्योंकि जो पाथ इल्यूमिनेट होता है उस पाथ में कितने पार्टिकल्स हैं, वो उस पार्टिकल्स के थ्रू जो जितनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है उसके थ्रू हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आई वो ये आई कि हमारा जो हेट्रोजेनस नेचर है, हेट्रोजेनस नेचर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो हमारी हेट्रोजेनस नेचर है कोलॉइडल पार्टिकल्स की, हेट्रोजेनस मतलब दो फेजेस हैं, वो बात हमारी इस टिंडल इफेक्ट के थ्रू
क्या होती है, एक्सप्लेन होती है। क्योंकि अगर दो फेजेस नहीं होती, वो आपस में पूरा मिक्स हो जाता जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होता है, तो हमारा जो पाथ है वो एलिमिनेटेड नहीं होता। क्यों एलिमिनेटेड नहीं होता? क्योंकि वो पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते, लाइट को वो स्कैटर नहीं करते, वो लाइट को फैलाते नहीं है। दैट्स वाई द पाथ इज नॉट एलिमिनेटेड इन ट्रू सॉल्यूशन, इट इज ओनली एलिमिनेटेड इन कोलॉइडल सोल। तो हमारे पास ये हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट ये होता है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि हमारे पास जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये डिस्पर्जन फेज है, इस पर भी चार्ज होगा और इसका ही अपोजिट चार्ज बिल्कुल ही सेम और अपोजिट चार्ज जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम पर होगा। मान लीजिए अगर डिस्पर्स फेज पॉजिटिवली चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर डिस्पर्स फेज नेगेटिवली चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्योंकि इनका दोनों का चार्ज बराबर होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये आपस में कोलॉइड नहीं होते, नॉन कोलॉइड रहते हैं और नॉन कोलॉइड होने की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते। तो जो सेटलिंग की प्रॉपर्टी होती है वो सेटलिंग की प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू या इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू करते हैं और दूसरा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू करते हैं। बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज they repel each other, not collapse with each other and do not settle down। अब बात ये आती है कि इनमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उस बेसिस पर हम कोलॉइडल पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर मैं वाटर को एज अ डिस्पर्जन मीडियम ले रही हूँ तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेगेटिवली सोल, मतलब अगर मेरे पास वाटर को डिस्पर्जन मीडियम लिया गया है तो एक तो होंगे नेगेटिव सोल और दूसरे होंगे पॉजिटिव सोल। फर्स्ट वन इज नेगेटिव सोल, सेकंड वन इज पॉजिटिव सोल। अब जो हमारे पास नेगेटिव सोल है, अब वो कौन कौन से होंगे जो नेगेटिव सोल होंगे? सबसे पहली बात हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल जो होते हैं, यानी कि मेटल के जो सोल होते हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारे पास सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स जैसे AS2S3, जैसे CdS, ये जो सोल होते हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक सोल होंगे जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनके जो सोल होंगे ये भी नेगेटिव चार्ज सोल होंगे। और जो हमारे पास एसिडिक डाई होंगी, डाई होती है जैसे कॉन्गो रेड है, इस तरीके की जो हमारी डाई वगैरह होती हैं, एसिडिक डाइज जो होती हैं, ये भी हमारे नेगेटिवली सोल होते हैं। इसका मतलब ये अगर इनका सोल होगा तो नेगेटिव सोल होगा, तब डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिवली सोल का काम करेगा। क्लियर है ये चीज कि अगर इनमें से सोल है जैसे कॉपर सोल है, गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, तो ये हमेशा नेगेटिवली, इनमें डिस्पर्स फेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात आती है पॉजिटिव सोल कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव सोल होते हैं बेटा जैसे हमारे पास मान लीजिए हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो, जैसे Al2O3.XH2O, जैसे Fe2O3.XH2O। ये जो हाइड्रेटेड सोल होते हैं, ये हाइड्रेटेड सोल हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली सोल होते हैं। दूसरी बात, जो हाइड्रोक्साइड सोल होते हैं, हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे AlOH का होल थ्राइस, जैसे हमारे पास CaOH का होल थ्राइस, इस तरीके के जो हमारे हाइड्रोक्साइड सोल होंगे ये भी हमारे कैसे सोल होंगे, पॉजिटिव सोल होंगे। तीसरी बात, जो हमारे ऑक्साइड सोल होंगे, बेसिकली ऑक्साइड जैसे TiO2, इस तरीके के जो सोल होते हैं, जो ऑक्साइड सोल होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं। और फोर्थ थिंग है हमारे पास हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन बेटा एक अलग से ही बात आ जाती है। हीमोग्लोबिन भी कैसा सोल होता है, पॉजिटिव सोल होता है। और बेसिक डाई, जो बेसिक नेचर की डाई होती है लाइक मिथिलीन ब्लू, ये भी हमारी पॉजिटिव सोल में आती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन से नेगेटिव सोल हैं, कौन से पॉजिटिव सोल होते हैं। तो अगर आप सोल को डिवाइड करते हो तो हमने डिवाइडेशन जब पढ़ा था तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव सोल में भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट हुआ कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पर अपोजिट चार्ज होता है। दूसरी बात, वो कोलॉइडल पार्टिकल्स को अगर आप डिस्पर्जन मीडियम लेते हो वाटर, तो कोलॉइडल सोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज नेगेटिव सोल एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव सोल। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये आया कैसे। आपके पास क्या थ्योरी है जिससे कि हम ये बता सकें कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कोलॉइडल सोल पर जनरेट होता है। तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। मान लीजिए एक थ्योरी ये भी दी गई कि आपस में रब करते हैं, म्यूचुअल रबिंग होती है और उसकी वजह से अपोजिटली चार्ज आ जाते हैं। और ऐसी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं जिसमें से सबसे जो मानी हुई थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस थ्योरी ये सबसे मानी हुई थ्योरी है। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। मान लीजिए आपको AgI सोल तैयार करना है, मैं पहले एग्जांपल दे रही हूँ इस चीज का, ठीक है। मान लीजिए आपको AgI सोल तैयार करना है, तो AgI सोल तैयार करने की दो मेथड है कि Ki प्लस AgNO3 ये बना देगा आपके पास AgI प्लस KNO3। तो यहाँ पर आपके पास AgI सोल तैयार हो गया, ठीक। अब इस प्रोसेस को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कि AgNO3 सॉल्यूशन में मैं Ki ड्रॉप कराऊं। AgNO3 सॉल्यूशन में मैंने Ki ऐड कराया और Ki मैंने एक्सिस में ले लिया। Ki मैंने क्या ले लिया, एक्सिस में ले लिया। जब Ki एक्सिस में होगा तो क्या होगा, AgI के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये AgI, ठीक, इस AgI के ऊपर जो हमारे पास अदर पार्टिकल्स हैं Ki और AgNO3, ये अपनी ही जो इनके पास आयंस है उनमें से किसी भी एक आयन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। AgI, Ki या AgNO3 में से किसी भी एक आयन को जो इनके पास हो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए Ki में से तो ये I को एब्जॉर्ब कर सकता है, AgNO3 में से ये Ag को एब्जॉर्ब कर सकता है। AgI बनने के बाद ये Ki में से I को और AgNO3 में से Ag को, क्योंकि इसके पास Ag है और I है, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर Ki एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, ये I नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पर। I नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया सरफेस पर। अब I नेगेटिव एब्जॉर्ब सरफेस पर हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसके चारों ओर आ गया, तो ये कैसा सोल बन गया, नेगेटिव सोल बन गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट में ये कहूं कि मैं AgNO3 ऐड कराती हूं किसमें, Ki में, बात एक ही है, बस हम बात ये कर रहे हैं कौन एक्सिस में। अगर मैं AgNO3 ऐड कराऊं Ki पर और AgNO3 को मैं एक्सिस में ले लूं तो क्या होगा कि ये आपके पास AgI है और अब AgNO3 में से एक्सिस में कौन है, Ag, तो इस पर Ag क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब हो जाएगा। मैंने एड्सॉर्ब कहा है इसीलिए मैं सरफेस पर बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। Ag पॉजिटिव सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है तो ये सोल कैसा हो गया, ये सोल हो गया पॉजिटिव सोल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे आते हैं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मेथड से। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब किसको प्रेफर करोगे आप एड्सॉर्ब कराने के लिए। तो अगर आपका Ki एक्सिस में है तो I नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा, अगर आपका AgNO3 एक्सिस में है तो Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा और वो पॉजिटिव सोल को बना लेगा। बाकी जो हमारे पास Ki में से I नेगेटिव के बाद क्या बच गया, K पॉजिटिव डिस्पर्जन मीडियम में रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम में, जिससे चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसमें कौन रहेगा, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव इसमें रहेगा, जिससे कि इसका चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे। जितना नेगेटिव चार्ज हो जाए उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाए और वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये हमारी कहलाती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन थ्योरी।
क्या हो गया हमारा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन थ्योरी। अब इसमें एक चीज और है बस लास्ट, कि मैं इसको अगर ऐसे कहूं कि ये AgI है, ये AgI है और ये AgI है और ये AgI है, और यहाँ पर हमने सबसे पहले I नेगेटिव एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है, सबसे पहले I नेगेटिव एड्सॉर्ब हो गया इस लेयर पे। अब इसके साइड में जब यहाँ I नेगेटिव होगा तो दूसरे साइड इसका कौन होगा, K पॉजिटिव होगा। इस तरीके से तो एड्सॉर्प्शन हुआ है, एक लेयर फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये जो लेयर आई है इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर। ये जो दूसरी लेयर होती है इसको हम कहते हैं मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। क्या कहा जाता है, डिफ्यूज्ड लेयर। अगर आप इसको दूसरे पे भी बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया था कि मान लीजिए ये AgI है और यहाँ पर Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब हुआ है, तो इस लेयर के साइड में दूसरी लेयर कौन सी होगी, NO3 नेगेटिव की। तो ये लेयर फिक्स लेयर और ये लेयर डिफ्यूज्ड लेयर। तो जो इन लेयर के बीच, इन लेयर को क्या कहा जाता है, इन लेयर को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ लेयर्स, डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहा जाता है। ये जो लेयर प्रोड्यूस्ड होती है डिफ्यूज लेयर और फिक्स लेयर, इनको कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ लेयर। और इन लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स, कौन कौन सी टू लेयर्स हैं, एक तो आपकी फिक्स लेयर और एक आपकी मोबाइल लेयर, इनके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है बिटवीन द टू लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसको, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है।